कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगे क्योंकि यह लंबा टॉपिक है और इसमें भाग 1 पहले भाग की आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 15 तारीख के बाद से आपको वीडियो फर्स्ट पेपर के फिर मिलने लगेंगे। 2-3 दिन का गैप था बीच में, तो उम्मीद करते हैं शशि कि पूरा वीडियो देखिए, आप देखेंगी और अंत तक वीडियो को देखिए और समझते चलिए। आरूप कुमार, वीरेंद्र, संध्या, सुमन, सभी लोग जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन हमारे मेंबर्स हैं वो देख रहे हैं वीडियो को, तो अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कथन की ही बात नहीं करेंगे अभी, बल्कि इसमें सारी चीज़ों की बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कथन और निष्कर्ष, पहले तो इनकी जो शब्दावलियाँ हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे ऑनलाइन बैच में आप शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 8052584004, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फीस की जानकारी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदी साहित्य में, फर्स्ट पेपर में नहीं, अगर आप हिंदी साहित्य में टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जो कि साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होती है जिसमें 50 टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। लॉजिकल रीजनिंग, सबसे पहले तो यहाँ न्याय संगतता के प्रकार की बात करेंगे, न्याय संगत की बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अनुमान होता क्या है। यहाँ पर जो अनुमान इसमें हम लोग करते हैं, अनुमान क्या होता है, इसमें तो अनुमान ही लगाया जाता है। कथन दिया होता है और उसी पर अनुमान के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात अनुमान की करें तो प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप में जो हमको कथन दिया होता है और उसी कथन के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं और निष्कर्ष देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी रेलवे स्टेशन पर घंटी बजते ही ये समझ लेते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है, तो यहाँ हमने ट्रेन को आते हुए नहीं देखा है, फिर भी हमें इस बात का बोध हो जाता है कि ट्रेन आ रही है। या फिर किसी स्थान पर उड़ते हुए धुएं को देखकर हमें इस बात का बोध हो जाता है कि उस स्थान पर निश्चित ही आग होगी। यहाँ भी हमने धुआं को देखा है, पर आग को बिना देखे ही उस स्थान पर जहाँ से धुआं उठ रहा है आग होने की कल्पना कर ली। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल प्रत्यक्ष के आधार पर हम अप्रत्यक्ष के ज्ञान का अनुमान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इंद्रियों के आधार पर धुएं को देखकर आग का अनुमान किया जाना, ऐसे कथन को देखकर आपको अनुमान के आधार पर निष्कर्ष देना होता है। तो यहाँ पर जो आपके न्याय होते हैं, जो आप निष्कर्ष देते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निरपेक्ष, और दूसरा परिकल्पित, तीसरा आशंयुक्त, चौथा संबंधपरक। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें निरपेक्ष की, देखिए 2 होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो लगभग आप जितने भी विद्यार्थी हैं सभी जानते होंगे सापेक्ष और निरपेक्ष। तो यहाँ निरपेक्ष में आप देखते हैं निरपेक्ष से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों के पेपर में आपने देखा होगा कि निरपेक्ष से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, निरपेक्ष से ही अधिकतर बनते हैं। है निरपेक्ष है क्या? तो निरपेक्ष को युक्त संगत तर्क कहा जा सकता है या निर्णयात्मक तर्क कहा जाता है। इस प्रकार के तर्क में, यानी निरपेक्ष तर्क में, किसी शर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो भी देखा गया वैसे, जैसे सभी गाय बकरी हैं, कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कह दिया गया। या कुछ बैल शेर हैं, सीधे सीधे कह दिया गया। तो निरपेक्ष में किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अगर कल्पित की बात की जाए, हाइपोथेटिकल की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर विषय और विधेय के बीच, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच शर्त आवश्यक होता है, शर्तों द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे कहा जाता है परिकल्पित। जैसे यदि वह आता है तो हम जाएंगे, अब यहाँ पर शर्त हो गया यदि वो आता है। अगर ऐसे आपको कथन मिल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में आप देखेंगे इस तरीके के कथन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है किस प्रकार का कथन है, निरपेक्ष, परिकल्पित, असंयुक्त या संबंध परक। तो अगर ऐसा लिखा है जहाँ पर संबंध स्थापित किया जा रहा है विषय और विधेय के बीच में, तो कहा जाता है परिकल्पित। जैसे यदि आम पीला है तो पका है, ये क्या है, आपने परिकल्पना किया, परिकल्पित अर्थात आपने परिकल्पना कर लिया। तो दोनों में संबंध स्थापित किया जा रहा है, यानी विषय और विधेय के बीच सशर्त संबंध स्थापित होता है, तो वहाँ पर परिकल्पित आपका कथन होता है। ऐसे असंयुक्त की अगर बात करें तो यहाँ कथन में आप देखेंगे कि एक तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में परिवर्तन कर दिया जाता है, अदला बदली कर दिया जाता है। यानी या तो वो चोर है या वो बेईमान है, या तो वो चोर है या वो बेईमान है। अब यहाँ पर देखिए अदला बदली कर दिया गया, यानी प्रेडिकेट में आप देख रहे हैं क्या किया गया, अदला बदली, या तो वो चोर है या तो वो बेईमान है। देखिए सब्जेक्ट वही है, व्यक्ति वही है, विषय वही है, लेकिन उसके गुणों के बारे में परिवर्तन कर दिया गया, तो होगा असंयुक्त वाक्य। ऐसे अगर संबंध परक की बात करें तो संबंध परक वाले जो कथन होते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो रैंकिंग वाले प्रश्न होते हैं, रैंकिंग वाले में इससे बनते हैं। जैसे राम मोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से बड़ा है, श्याम राम से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है। इस तरीके के जो होते हैं, एक दूसरे के बीच जो संबंध स्थापित होता है, उसे कहा जाता है संबंध परक वाक्य। तो मुझे उम्मीद है कि निरपेक्ष, परिकल्पित, असंयुक्त और संबंध परक, ये चारों आपके समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर कुछ चीज़ें और आपको बता दें। अब यहाँ पर उद्देश्य और विधेय तो आप समझ ही गए होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर बात करते हैं विपरीत पद के। कभी कभी प्रश्न में आता है कि दो ऐसे पद दे दिए जाते हैं जो दोनों एक साथ सही नहीं होते हैं। दोनों को अगर एक साथ रखा जाए तो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। तो ऐसे पदों को विपरीत पद कहा जाता है, और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे रात का विपरीत क्या होता है, दिन, तेज का भोंदू, खट्टा का मीठा, तो ये क्या है, विपरीत है। ऐसे जो शब्द दिए जाते हैं, जो आपके पद दिए जाते हैं, वाक्य दिए जाते हैं, वो भी एक दूसरे के विपरीत पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। विपरीत वाले पर ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। या साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे निश्चित पद, डेफिनिट टर्म, यानी जिस पद से सूचित वस्तु का बोध स्पष्ट हो जाता है उसे कहा जाता है निश्चित पद। जैसे कहा गया सूर्य, तो सूर्य एक ही है, निश्चित है। चंद्रमा एक ही है, हिमालय, गंगा, तो इससे क्या निश्चितता का बोध होता है, तो कहा जाता है निश्चित पद। या अनिश्चित पद भी कभी कभी आपको मिल जाते हैं जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो। तो ये सारी चीज़ खैर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे कुछ आम केला है, कुछ केला अनार है। अब दोनों पदों में हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो केला शब्द कॉमन है। तो जो कॉमन शब्द होता है उसे मध्य पद कहा जाता है। कभी कभी इस पर भी आधारित प्रश्न बन जाते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिए कि मध्य पद किसे कहा जाता है। तो दो पदों में संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रेडिकेट कॉमन होता है वही हमारा मध्य पद कहलाता है।
जिसके बारे में कोई बात कही जाए, उद्देश्य पद कहलाता, अभी मैंने आपको बताया ही है। जैसे पहले में उद्देश्य आम है, दूसरे में केला है। ऐसे विधेय की अगर बात करें तो पहले में विधेय केला है और दूसरे में अनार है। तो यहाँ उद्देश्य और विधेय और मध्य पद, ये तीनों आपके समझ में आ गया होगा। अब सर्वव्यापी और अंशव्यापी की बात करें। देखिए, जब बात सर्वव्यापी की होती है तो आपको बता दें, सर्व मतलब संपूर्ण, यानी ऐसे जो कथन होते हैं उनका जो प्रारंभ होता है वो सभी शब्द से होता है, प्रत्येक शब्द से होता है, या कोई शब्द से प्रारंभ होता है, तो उसे कहा जाता है सर्वव्यापी वाक्य। लेकिन जिस वाक्य का प्रारंभ कुछ से होता है उसे अंशव्यापी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर सर्वव्यापी और अंशव्यापी आपके समझ में आ गया होगा। सकारात्मक और नकारात्मक भी आप समझ रहे होंगे। जहाँ पर नहीं, न आदि शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर नकारात्मक होगा। सकारात्मक को भावात्मक भी कहा जाता है और नकारात्मक को निषेधात्मक भी कहा जाता है। तो जैसे अगर यहाँ लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, कैसा वाक्य है? तो सर्वव्यापी सकारात्मक, या आप कह लें सर्वव्यापी भावात्मक। प्रत्येक से आपको पता चला कि ये क्या है, तो प्रत्येक से आपको पता चल गया कि ये सर्वव्यापी है। दूसरा, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसलिए क्या है, ये सकारात्मक है या भावात्मक भी कह सकते हैं। तो ये सर्वव्यापी भावात्मक है या सर्वव्यापी सकारात्मक है। ऐसे अगर कह दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार नहीं है, अभी तक तो हमारे पास प्रत्येक से सर्वव्यापी हो गया, लेकिन अब नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, नकारात्मक या निषेधात्मक। तो ये सर्वव्यापी निषेधात्मक है। ऐसे सभी लड़कियां मोटी हैं, क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। बात अगर अंशव्यापी की जाए तो अंशव्यापी वाक्यों का प्रारंभ कुछ नहीं, कभी कभी आदि शब्दों से होता है। तो जिस तरीके से आपने सर्वव्यापी में देखा कि सभी से प्रारंभ होता है, प्रत्येक से प्रारंभ होता है, ठीक उसी तरीके से अंशव्यापी में अगर हम लोग देखें तो कुछ से प्रारंभ होता है, कुछ नहीं से प्रारंभ होता है, कभी कभी से प्रारंभ होता है। जैसे कुछ लड़के बंदर हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ से क्या पता चला हमको कि यह अंशव्यापी है। बाकी कहीं पर भी न का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या है, सकारात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि यह अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य है या अंशव्यापी भावात्मक कथन है। ऐसे अगर लिखा है कुछ लड़के बंदर नहीं हैं, तो कुछ से हमको पता चला अंशव्यापी है, नहीं से पता चला नकारात्मक कथन है। तो हम कह सकते हैं कि अंशव्यापी नकारात्मक कथन है। कुछ लड़के बंदर नहीं हैं यानी अंशव्यापी निषेधात्मक कथन है ये। अब आइए अनुमान को देखते हैं। अनुमान को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अभी मैंने अनुमान की परिभाषा आपको बताया कि अनुमान क्या है। तो अनुमान का जो वर्गीकरण है, अनुमान का वर्गीकरण हम दो दृष्टिकोण से करते हैं। पहले दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये दो प्रकार का होगा, निगमनात्मक और दूसरा आगमनात्मक, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब यहाँ पर एक एक देखते हैं। दूसरा भी आपको बता दें, दूसरा जो होगा अनुमान हमारा वो अनंतरानुमान होगा और मध्याश्रित होगा। अब यहाँ पर अगर एक एक की बात की जाए, सबसे पहले निगमनात्मक अनुमान की बात की जाए। निगमनात्मक अनुमान, तो ऐसे अनुमान देखिए इनसे प्रश्न आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आज हम लोग कथन निष्कर्ष पर जो सीधे प्रश्न आते हैं, अभी सीधे प्रश्नों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनसे आधारित, उन पर आधारित जो और भी प्रश्न आते हैं अलग से, उनकी बात करेंगे। अभी हम 10 प्रश्नों की चर्चा भी आपसे कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप देखिएगा इसी पर आधारित प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। अब अगर हम लोग निगमनात्मक अनुमान की बात करें तो ऐसे अनुमान जिसमें निष्कर्ष वाक्य आधार वाक्य से अधिक व्याप्त नहीं होता है, यानी हम जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो दिए गए कथन में अंतर्निहित होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे निगमनात्मक अनुमान। यानी जो भी कथन होगा
उस कथन में निहित होना चाहिए निष्कर्ष। जैसे कहा गया सभी मोर तोता हैं, तो इसी से हमने निष्कर्ष निकाला कुछ मोर तोता हैं। जो कथन है वही हमने नहीं कहा है, बल्कि कथन से ही निष्कर्ष निकाला कि कुछ मोर तोता है। और ये जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष व्याप्त है किसमें? कथन में व्याप्त है। इसलिए यह होगा हमारा निगमनात्मक अनुमान। ऐसे अगर दो कथन हमारे पास दिए गए हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, और दूसरा कथन दिया गया कंचन मनुष्य है, तो दोनों से मिलाकर हमने निष्कर्ष निकाला कंचन मरणशील है। ये हो गया हमारा निष्कर्ष। तो यह निष्कर्ष हमारा दोनों कथन में व्याप्त है, तो ये होगा हमारा निगमनात्मक अनुमान। ऐसे ही कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है, कथन दिया गया, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई ईश्वर मनुष्य नहीं है। तो यहाँ भी हमारा जो निष्कर्ष है वो कथन में व्याप्त है। ऐसे अगर आगमनात्मक अनुमान की बात की जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें निष्कर्ष में हम कुछ से सभी पर जाते हैं। यानी दिया गया कथन अगर कुछ है तो हम निष्कर्ष अगर सही में निकालते हैं तो वहाँ पर होगा हमारा आगमनात्मक अनुमान। यानी आगम जानकारी, पहले ही जानकारी हम ये दे रहे हैं, या जो देखी गई वस्तु है उसी के बारे में हमने जानकारी दे दी, संपूर्ण जानकारी हमने नहीं दी, तो हो जाएगा आगमनात्मक अनुमान। जैसे मान लिया कि आपका मित्र समीर है और समीर की सारी अच्छाइयाँ आपको पता हैं और समीर की बुराइयाँ आपको नहीं पता हैं, तो आपके नज़र में क्या होगा? अगर कोई कहीं पर लिखा है कि समीर बुरा है, तो आप कहेंगे नहीं, समीर अच्छा है, क्योंकि आपने उसकी अच्छाइयों को देखा है, बुराइयों को नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आगमनात्मक अनुमान। जैसे देवघर में कुछ वस्तु सस्ती हैं, कथन कहा गया। फिर निष्कर्ष इस पे अगर आप दे रहे हैं कि देवघर में सभी वस्तु सस्ती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देवघर गए हैं तो देवघर में उन्हीं वस्तुओं को आपने खरीदा या उन्हीं वस्तुओं पर आपकी नज़र पड़ी जो सस्ती थी, और आपने मान लिया कि देवघर में सभी वस्तुएं सस्ती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा आपने आगमनात्मक अनुमान लगाया है। यानी जो वस्तु आपने देवघर में खरीदी वो सस्ती है, अतः निष्कर्ष आधार पर आपने वाक्य या कथन से अधिक व्यापक कर दिया, उसको अधिक जोड़ दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस तरीके से आप आगमनात्मक अनुमान इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। आगमनात्मक अनुमान इन उदाहरणों से आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए अनंतरानुमान या साक्षात अनुमान की बात करें। देखिए, परीक्षा में ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार साक्षात अनुमान करके प्रश्न पूछ लिया जाता है, जबकि इसका नाम अनंतरानुमान भी है। तो अनंतरानुमान या साक्षात अनुमान के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अनंतरानुमान या साक्षात अनुमान क्या है, इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, साक्षात अनुमान के 4 प्रकार होते हैं। साक्षात अनुमान के 4 प्रकार होते हैं, जिनके द्वारा एक ही कथन से अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले तो साधारण देख लें कि केवल एक ही आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाला जाए तो साक्षात अनुमान होता है, हम ये भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि एक साक्षात अनुमान 4 प्रकार के होते हैं, जिनके द्वारा एक ही कथन से 4 अनुमान निकाले जा सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि केवल एक ही आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाला जाए तो साक्षात अनुमान कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है कोई लड़का लड़की नहीं है, कथन है, तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कोई लड़की लड़का नहीं है। जैसे सभी घोड़े पशु हैं, तो कुछ पशु घोड़े हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हम 4 निकाल सकते हैं। 4 कौन कौन से हैं साक्षात अनुमान के प्रकार? सबसे पहला परिवर्तन, दूसरा प्रतिवर्तन, तीसरा प्रतिपरिवर्तन और चौथा विपरिवर्तन, यानी विपरीत
और विपरीत भी हो और परिवर्तन भी किया जाए। तो अगर हम परिवर्तन की सबसे पहले बात करें, परिवर्तन की बात की जाए, तो जब आगे हम लोग कथन और निष्कर्ष पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे अभी कि कथन दिया है तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, 2 कथन दिए हैं तो क्या होगा, 3 कथन दिया है तो क्या होगा, वहाँ जब हम लोग भाग 2 में चलेंगे आगे तो वहाँ पर आपको विस्तृत बताएंगे कि अगर हमारा कथन ऑल में दिया है तो इसे हम ऑल में भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करके, तो भी हमारा निष्कर्ष होगा। या ऑल को हम सम में लिख सकते हैं और सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपनी जगह हो। ऑल को हम सम में लिख सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो एक ही कथन से अलग अलग निकाल देंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करके, या कभी कभी ऑल को सीधे सम में लिख कर। जैसे पहला आप यहाँ पर देखें, दिया गया है आपका सभी मनुष्य मरणशील हैं, कथन दिया गया। अब यहाँ पर परिवर्तन क्या किया गया, हमने ऑल को परिवर्तित करके सम कर दिया, यानी सभी को हमने कुछ कर दिया, बाकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो क्या बन रहा है, कुछ मरणशील मनुष्य हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा, हमने परिवर्तन कर दिया। ऐसे कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है तो कोई का कोई ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सिर्फ अगर ऑल है तो ऑल का सम हो सकता है, बाकी सम है तो सम, यानी कुछ है तो कुछ ही रहेगा। भाई जब कुछ है तो कुछ में क्या कुछ आप करोगे, न्यून हो जाएगा, तो कुछ का कुछ हो। कोई है तो कोई ही रहेगा, कोई का सभी नहीं हो सकता है, या कुछ का सभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में चेंज कर दिया, हो गया परिवर्तन। कोई ईश्वर मनुष्य नहीं है, तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष और सही भी है। तो इस तरीके से परिवर्तन करके साक्षात अनुमान में उत्तर हम लोग दे सकते हैं। वहीं कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, मैंने अभी आपको बताया कि सभी को ही कुछ में बदल सकते हैं, जबकि कोई है तो कोई ही रहेगा, कुछ है तो कुछ ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से चेंज कर दिया। कथन हमारा दिया गया कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या होगा, कुछ बुद्धिमान मनुष्य हैं, यह हमारा निष्कर्ष होगा। सिर्फ हमने परिवर्तन क्या किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। अब प्रतिवर्तन की अगर बात करें, प्रतिवर्तन की बात करें तो प्रतिवर्तन किसे कहेंगे, यहाँ तो बात परिवर्तन की थी, परिवर्तन आपके समझ में आ गया। देखिए, साक्षात अनुमान का वो रूप जिसमें कथन के विधेय का जो व्याघाती पद होता है, कॉन्ट्राडिक्टोरी टर्म होता है, निष्कर्ष वाक्य का विधेय होता है, और निष्कर्ष वाक्य का गुण आधार वाक्य के गुण से भिन्न होता है, यही होता है हमारा प्रतिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सकारात्मक में है तो उसे हम नकारात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं, या नकारात्मक में है तो उसे सकारात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं, और वही हमारा कहलाता है प्रतिवर्तन। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, कथन दिया गया, तो अब प्रतिवर्तन के तहत उसको हम क्या करेंगे, प्रतिवर्तन के तहत सकारात्मक को हम नकारात्मक में परिवर्तित करेंगे। तो कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। अब यहाँ पर हमने परिवर्तन कर दिया, किस में परिवर्तन, एक तो गुण में परिवर्तन कर दिया, मरणशील का मैंने अमरणशील कर दिया, और सकारात्मक का नकारात्मक कर दिया। ऐसे कोई मनुष्य विवेकशील नहीं है, अब यहाँ पर दिया गया नकारात्मक, तो नकारात्मक को हम सकारात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं निष्कर्ष में कि सभी मनुष्य अविवेकशील हैं। विवेकशील को अविवेकशील में परिवर्तित कर दिया गया, गुण का परिवर्तन कर दिया गया। ऐसे प्रतिवर्तन में और क्या होगा कि कुछ मनुष्य सभ्य हैं, कुछ मनुष्य सभ्य हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ मनुष्य सभ्य हैं, सकारात्मक है। अब इसको निष्कर्ष में नकारात्मक में,
कैसे हम प्रतिवर्तन करेंगे, तो कुछ मनुष्य असभ्य नहीं है, नकारात्मक कर दिया गया, और सभ्य से असभ्य कर दिया गया, गुण में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया प्रतिवर्तन। ऐसे अगर नकारात्मक में दिया गया कि कुछ मनुष्य शांत नहीं है, तो अब इसको हम सकारात्मक में परिवर्तित करेंगे और इसके गुण में भी परिवर्तन करेंगे। शांत का अशांत हो जाएगा, यानी द्वंद्व होगा दोनों में, यानी विरोधाभास है। ध्यान रखना, दोनों में क्या है, विरोध है। प्रतिवर्तन पर आधारित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार 2-3 बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नों की, किस तरीके से प्रश्न प्रतिवर्तन से पूछे गए हैं, और ज़्यादातर लोग गलत करके चले आते हैं। इन चारों से जो साक्षात अनुमान है, साक्षात अनुमान के चारों प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रति परिवर्तन की अगर बात करें तो कुछ मनुष्य विवेकशील नहीं है, कुछ मनुष्य विवेकशील नहीं है। अब इसका प्रतिवर्तन क्या होगा, प्रतिवर्तन क्या होगा, तो प्रतिवर्तन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है नकारात्मक, इसको हम सकारात्मक में बदल देंगे, सकारात्मक में बदल दिया गया और गुण में परिवर्तन कर दिया गया, यानी विवेकशील का अविवेकशील कर दिया गया, नहीं हट गया, तो ये हो गया परिवर्तन। अब परिवर्तन के प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन के बाद उसी का हमको करना है प्रतिपरिवर्तन, यानी कुछ अविवेकशील जीव मनुष्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि ये कुछ अधिक लेवल का हो जाता है, जो कि यूजीसी नेट में नहीं, सीसेट वगैरह में कभी पूछे जाते हैं, जो कि पीसीएस या आईएएस का जो सीसेट का पेपर होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो खैर, प्रतिवर्तन पर जाने की जरूरत इतना ज़्यादा आपको नहीं है। वैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में और भी एग्जाम्पल ले लिया कि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसका अगर परिवर्तन किया जाए तो सभी मनुष्य अपूर्ण हैं, गुण में भी परिवर्तन कर दिया गया और नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दिया गया। अब इसके बाद इसका प्रति परिवर्तन किया गया, कुछ अपूर्ण जीव मनुष्य हैं। तो इस तरीके से 2 उदाहरण हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसे आप समझ सकें, वैसे कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताने की ज़रूरत है। आप अगर कॉपी पेन आपके पास है तो ज़रूर लिख लीजिए, और इस पर आधारित एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। न्याय संगतता के प्रश्न में कितने पद होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो कुल 3 पद होते हैं। निगमनात्मक शब्द न्याय संगतता को दर्शाता है। निगमनात्मक तर्क का जो निष्कर्ष होता है वह आधार वाक्यों या कथन जिसे हम कहते हैं उसी से बनता है या उसी से फलित होता है। कभी कभी ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। किसी भी निगमनात्मक तर्क को कब सत्य माना जाएगा, तो निगमनात्मक तर्क को तभी सत्य माना जाएगा जब कथन सत्य हो और वैध हो, तभी निगमनात्मक तर्क को सत्य माना जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आगमनात्मक बौद्धिकता प्रकृति की एकरूपता पर आधारित करती है। देखिए, अभी आगमनात्मक बौद्धिकता की हम लोगों ने बात की, आगमनात्मकता की हम लोगों ने बात की, अभी आपने इस पर आधारित प्रश्न भी देखा कि आप जैसे कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी देवघर वाला जो प्रश्न आपको कराया, तो आपने वही देखा, जो देखा वही आपने बता दिया। तो वहाँ पर प्रकृति की एकरूपता, जैसा आपने देखा, एक रूप देखा, एक ही समान, जैसी समानता की बात की, सादृश्यता की बात की, चाहे वो मूल्य की बात हो, चाहे वस्तु के आकार आकृति की बात हो, तो यहाँ पर प्रकृति की एकरूपता होती है। तो हम कह सकते हैं कि आगमनात्मक जो बौद्धिकता है वो प्रकृति की एकरूपता पर आधारित है। वहीं निगमनात्मक तर्क में तार्किक संबंध देखना होता है। न्याय संगतता में सत्य या असत्य कथन से संबंधित होता है। सत्य या असत्य कथन प्रस्तावना से संबंधित होता है। प्रस्तावना क्या है आपको बता दें, प्रस्तावना मध्यपद होता है। मध्यपद क्या है वो भी मैंने अभी बताया कि अगर 2 कथन दिए गए
पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों में जो कॉमन पद होता है उसी को कहा जाता है प्रस्तावना या मध्य पद। तो ध्यान रखना, न्याय संगतता में सत्य या असत्य कथन किससे संबंधित होता है? तो मध्य पद से संबंधित होता है या प्रस्तावना से संबंधित होता है। आगमनात्मक तर्क सदैव संश्लेषिक होते हैं। आगमनात्मक तर्क में संभावित शब्द निष्कर्ष के रूप में होता है। जो संभावित शब्द होता है वो किसके रूप में होता है? तो निष्कर्ष के रूप में होता है। तो इस अध्याय में कहीं कहीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है तर्क दोष। ये आखिर में तर्क दोष है क्या? तर्क दोष किसे कहते हैं? तर्क दोष वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर तर्क झूठा होता है, यानी झूठे तर्क के लिए तर्क दोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगर आपने अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ लिया, याद कर लिया, तो ये मान कर चलिए, मैं 100% इस बात को कहता हूं कि अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो चाहे डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में, लेकिन यहां से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। मानव नश्वर है का निष्कर्ष सभी मानव नश्वर हैं, ये क्या है? ये आगमनात्मक तर्क के तहत दिया जाता है। जैसे कहा गया कि मानव नश्वर है, मानव नश्वर है, तो कुछ मानव नश्वर हैं, लेकिन आप जिससे मिले वो संयोगवश सबके सब नश्वर थे, तो आपने लिख दिया सभी मानव नश्वर हैं। यानी यहाँ प्रकृति की क्या बात हो रही है? एक रूपता की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मानव नश्वर है तो आपने लिख दिया कोई भी मानव नश्वर नहीं है। तो नहीं, अगर नहीं आपने शब्द का इस्तेमाल किया, नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल किया, तब तो एक रूपता होगी ही नहीं, तब तो द्वंद्वात्मकता आ जाएगी। एक रूपता, प्रकृति की एक रूपता की बात होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर दिया गया मानव नश्वर है तो सभी मानव नश्वर है, उसका आगमनात्मक तर्क होगा या निष्कर्ष होगा। एक निगमनात्मक तर्क गलत कब होता है? तो एक निगमनात्मक तर्क गलत उस केस में होता है जब आधार वाक्य यानी कथन सही हो और निष्कर्ष गलत हो। अगर कथन सही लिखा हुआ है, निष्कर्ष गलत लिखा हुआ है, तो कहा जाता है यह निगमनात्मक तर्क है। यानी निगमनात्मक तर्क गलत है। निगमनात्मक तर्क गलत उसी केस में होता है जब आधार वाक्य सही होगा और निष्कर्ष गलत होगा। प्रस्तावना दो पदों के बीच मध्य संबंध को दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया प्रस्तावना मतलब क्या होगा? मध्य पद होगा। यानी दो पदों या दो कथन के बीच में संबंध स्थापित करने वाले को मध्य पद कहा जाता है या प्रस्तावना कहा जाता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों अगर सही हैं तो निगमनात्मक तर्क वैध होगा। अभी मैंने आपको बताया, यहां पर आपने देखा कि निगमनात्मक तर्क गलत कब होगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। निगमनात्मक तर्क गलत तब होगा जब आधार वाक्य सही होगा और निष्कर्ष गलत होगा। लेकिन निगमनात्मक तर्क वैध कब है, सही कब है? जब आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों सही हैं। समझ में आ गया? निगमनात्मक तर्क सही तब होगा जब कथन और निष्कर्ष दोनों सही होंगे। निगमनात्मक तर्क गलत तब होगा जब कथन सही होगा, निष्कर्ष गलत होगा। तो निगमनात्मक तर्क हमेशा कथन के परिणाम स्वरूप सामने आता है। निगमनात्मक तर्क जो होगा वो हमेशा कथन के परिणाम स्वरूप ही सामने आता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। अब आइए, जो विपरीत वर्तन की बात हम लोग कर रहे थे, चौथा प्रकार था, उसकी बात कर लेते हैं। यानी कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, अगर दिया गया है तो सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, ये लिखकर हम विपरीत वर्तन बता सकते हैं। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। और आगमनात्मक अनुमान के तहत विपरीत वर्तन आता है। अधिकतर, जैसे आप देखेंगे कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, इसके हम दो निकाल सकते हैं। एक तो कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं,
और दूसरा लिखा जा सकता है कि कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर गुणों में परिवर्तन कर दिया गया, जैसा मैंने अभी बताया था इससे पहले कि प्रतिवर्तन और परिवर्तन दोनों करना है, सकारात्मक से नकारात्मक भी करना है और गुणों में भी परिवर्तन करना है। तो यहाँ दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दो इसके उत्तर लिख सकते हैं, दो निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं और कुछ विद्यार्थी, अब यहाँ नकारात्मक करना है, गुण में परिवर्तन करना है तो भी बन जाएगा, कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते हैं। यदि समानता की बात हो तो कथन यानी उपरोक्त दोनों कथन, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष जो आप देख रहे हैं, अगर समानता की बात की जाए तो दोनों में समानता है, दोनों समानतावादी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कहा गया कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, कुछ विद्यार्थी, और दूसरा कहा गया कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते हैं। तो अवज्ञाकारी नहीं होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आज्ञाकारी होते हैं। तो दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में समानता है, दोनों समान है। जैसे सभी नास्तिक निराशावादी होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, समानता का प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी नास्तिक निराशावादी होते हैं, इस कथन का समान कथन कौन सा होगा, पूछ लिया जाता है। तो अगर सभी नास्तिक निराशावादी हैं तो हम समानता के लिए लिख सकते हैं कि सभी गैर निराशावादी गैर नास्तिक होते हैं। अब देखते हैं यहाँ दोनों क्या है, दोनों समान हैं, दोनों समान हैं, लेकिन इन दोनों के गुणों में हम लोगों ने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने से भी क्या है, दोनों समान हो गए। तो एक सादृश्य मूलक तर्क, अब इन दोनों में क्या है, समानता है, समानता का ही सादृश्यता से संबंध लिया जाता है। सादृश्यता मूलक अर्थात जहाँ पर एक दूसरे से तुलना की जाए, दोनों में समानता तो जरूर होगी और समानता के ही आधार पर तुलना की जाती है। इस पर भी आधारित आप देखेंगे, अभी मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, कई बार प्रश्न पूछे गए, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें और समझते चलें। तो जब समानता हो, और समानता तो आपने यहाँ पर देख लिया, और इसी समानता के आधार पर अगर दोनों में तुलना की जाए तो कहा जाता है सादृश्य मूलक तर्क। सादृश्य मूलक तर्क तब बनता है जब आधार वाक्य की पुष्टि के आधार पर निष्कर्ष या दावे में कमी कर दी जाए, अर्थात सभी वाले कथन को कुछ में परिवर्तित कर दिया जाए। सादृश्यता अर्थात समानता का प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है जैसे कहा गया। अब ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा या प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपको मिलेगा। शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं। किसकी तरह ग्रह हैं, पृथ्वी के समान, पृथ्वी की तरह ग्रह हैं। दोनों सादृश्यता मूलक, यहाँ सादृश्यता मूलक तर्क की बात हो रही, दोनों में समानता दिखाया गया और समानता दिखाते हुए तुलना की जा रही है। वहीं सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किस प्रकार का यहाँ तर्क है, तो सादृश्यता मूलक तर्क है। ऐसे दूसरा देखें, जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। कैसा तर्क है, सादृश्यता मूलक तर्क है। दोनों में क्या है, दोनों में समानता बताया गया, दोनों के गुणों में समानता बताई गई, तो यह सादृश्यता मूलक तर्क है। अब आइए इन्हीं सब पर आधारित जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों की भी बात हम लोग कर लेते हैं। आज ज़्यादा नहीं है, परेशान ना हो, 10 प्रश्न हैं और हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगातार आगे बढ़ना है। ये दिसंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है, यह कथन किसका विरोधाभासी है। देखिए, विरोधाभासी शब्द और द्वंद्वात्मक शब्द दोनों समान हैं, विरोधाभासी और द्वंद्वात्मक। हाँ, नकारात्मक शब्द अगर बात करेंगे तो नकारात्मक और विरोधाभासी दोनों में अंतर है। विरोधाभासी में
आप देखेंगे तो नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक में ही वो होगा, लेकिन अगर हम लोग नकारात्मक की बात करें तो अलग हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। इसका विरोधाभासी कौन सा होगा? तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। यानी हमने यहाँ पर कुछ को किस में परिवर्तित कर दिया? तो सभी में परिवर्तित कर दिया बस। और अगर सभी दिया होता तो उसको हम लोग कुछ में परिवर्तित कर देते, बाकी कहीं पर कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो भी ये कैसा हो गया? विरोधाभासी। विरोधाभासी इस आधार पर कि हम कह रहे हैं कुछ व्यक्ति और आप कह रहे हैं सभी व्यक्ति। दूसरा प्रश्न देखें, जून 2015 में पूछा गया, निम्न में से कौन एक दूसरे का विरोधी है? देखिए, अब यहां पर विरोधी, नकारात्मक और विरोधी दोनों एक दूसरे के समान होंगे। अब नकारात्मक और विरोधी में आप देखिए, आप लिख सकते हैं विरोधी ऑब्लिक नकारात्मक, विरोधी ऑब्लिक नकारात्मक। तो सभी कवि दार्शनिक होते हैं। सभी को बदल दिया गया, कुछ में बदल दिया जाए, कुछ में ही परिवर्तित होगा, कोई में परिवर्तित नहीं होगा। तो कोई में होगा नहीं तो यहाँ पर चौथा नहीं होगा। अब बचा हमारे पास कौन? 2 और 4। तो अब 1 2 होगा या 1 4 होगा, सॉरी 1 2 होगा या 1 3 होगा, क्योंकि 4 हमने तो हटा ही दिया। तो 1 2 यानी डी विकल्प और 1 3 बी विकल्प, यही होंगे। बाकी इधर 2 विकल्प आपके हट गए। अब नकारात्मक की भी बात हो रही है, इसका मतलब दूसरा हमारा नकारात्मक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 लिखा है ये नकारात्मक नहीं है। तो हमारा होगा क्या इसका विरोधी? इसका नकारात्मक क्या होगा? तो कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं। अगर सभी कवि दार्शनिक होते हैं तो कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं, यानी 1 और 3 होगा हमारा। समझ में आ गया? तो विरोधी या नकारात्मक जब भी पूछा जाएगा तो सभी का कुछ होगा और एक सकारात्मक होगा, दूसरा नकारात्मक होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तर्क वाक्य, कोई आदमी ईमानदार नहीं है। अगर इसको गलत मान लिया जाए तो सही क्या होगा? अगर कोई आदमी ईमानदार नहीं है गलत मान लिया जाए, कोई की बात हो रहा है, सभी की बात नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति, कोई आदमी ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब कुछ आदमी ईमानदार है। जब आप कहेंगे कुछ आदमी ईमानदार है तो उसी आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा 3 का सी। चौथा देखें, शिक्षकों को रोजगार पूर्ण परीक्षण बिल्कुल उचित है। क्यों उचित है? क्या कारण दिया गया? क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों और अभियंताओं जो इस समय नियुक्त हैं को ऐसे परीक्षण का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोनों में तुलना की गई। परीक्षण बिल्कुल उचित है। क्यों उचित है? रोजगार पूर्ण परीक्षण बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जो पूर्व अभियंता है, क्योंकि जो अभियंता हैं, चिकित्सक हैं, वास्तुकार हैं, इनसे तुलना की गई और इनमें दिखाया गया कि इनमें समानता होने के कारण, यानी यहाँ पर भी क्या होगा? तो यहाँ पर भी यादृश्य मूलक तर्क होगा। और ये प्रश्न पूछा गया, अब एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि किस वर्ष पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया था। 5वां देखें, जुलाई 2016 में पूछा गया है, निम्न में से कौन एक दूसरे के नकारात्मक है? अब नकारात्मक में हम लोग देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विरोधी और नकारात्मक में। अब नकारात्मक में हमारा कौन सा होगा? तो यहाँ पर सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। तो जब बात नकारात्मक की होती है तो यहाँ पर सकारात्मक यानी 2 तो हो ही नहीं सकता।
और विरोधी और नकारात्मक में फ़र्क मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अंतर है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब भी बात विरोधी की होगी, आप अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लें, जब भी बात विरोधी की होगी तो हमारा ऑल यानी सभी किस में बदलेगा? सम में बदलेगा। विरोधी जो होगा, जब विरोधी पूछा जाएगा तो सभी कुछ में बदलेगा और नहीं होगा। लिख लीजिए, यहां पर एक बार आपको लिखा दें, जब बात विरोधी की होगी, आप लिखिए कॉपी में कि जब विरोधी कथन पूछा जाएगा तो सभी कुछ में बदल जाएगा, सभी कुछ में बदल जाएगा और सकारात्मक कथन नकारात्मक हो जाएगा, यानी नहीं का प्रयोग होगा, सकारात्मक कथन नकारात्मक में बदल जाएगा। लिख लिया। यदि नकारात्मक पूछा जाता है तो, यदि नकारात्मक पूछा जाता है तो सभी कोई में बदल जाएगा, तो सभी कोई में बदल जाएगा और सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा। लिख लिया। चलिए अब देखिए, तो सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। अब इसका अगर नकारात्मक देखें तो सभी हमारा किस में बदल जाएगा? कोई में बदल जाएगा और सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा। तो यहाँ सकारात्मक है, दो तो हमारा हो ही नहीं सकता। हाँ, तीसरा नकारात्मक है, लेकिन अगर विरोधी पूछा जाता तो हमारा उत्तर होता 1 3, लेकिन विरोधी नहीं पूछा गया है। विरोधी पूछा जाता तो हो जाता 1 3, हमसे पूछा गया नकारात्मक, और जब नकारात्मक पूछेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 4। अब तो समझ में आ गए होगा दोनों, नकारात्मक और विरोधी। अगर विरोधी पूछा जाएगा तो सभी हमारा कुछ में परिवर्तित होगा, सभी कुछ में परिवर्तित होगा और सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर नकारात्मक पूछेगा तो सभी हमारा कोई में बदल जाएगा और सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता विरोधी तो उत्तर होता 1 3, लेकिन हमसे पूछा गया है नकारात्मक, तो इसलिए उत्तर होगा हमारा 1 4। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी चोर गरीब हैं, कथन यदि गलत है तो संबंध स्थापित करने वाला वाक्य कौन सा है, यानी सही कौन सा है? तो यहाँ पर कुछ चोर गरीब नहीं, अभी मैंने इससे पहले शायद तीसरा प्रश्न था, मैंने कराया है आपको, तो यह प्रश्न आप उसी से संबंधित है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चोर गरीब है, अगर इसको गलत मान लिया जाए तो सही होने के लिए क्या होगा? कुछ चोर गरीब नहीं है। प्रश्न संख्या 7 देखें। और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, गलत है, तो निम्न में से किसे सही माना जा सकता है? अभी मैंने जो प्रश्न संख्या 6 बताया, उसी 6 के आधार पर ही आप देखेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी। तो 7 का उत्तर आपका बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 देखें। जैसे गिलास में बर्फ़ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए सागरी हिमखंड से सागर का आयतन नहीं बढ़ता। ये किस प्रकार का तर्क है? प्रश्न संख्या 8 देखें तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सादृश्यता मूलक। तो सादृश्यता मूलक यहाँ पर आपका उत्तर हो गया, अभी मैंने आपको बताया भी है, सादृश्यता मूलक आपने किया भी है। प्रश्न संख्या 9 देखें। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। तो यह तर्क किस प्रकार का है? यहाँ पर भी क्या है? तो सादृश्यता दिखाया गया, तो उत्तर हो गया सादृश्यता मूलक। अंतिम प्रश्न देखें। निम्न में से कौन से दो एक दूसरे के विरोधी या द्वंद्वात्मक है? अभी विरोधी या द्वंद्वात्मकता की बात सबसे पहले हमने पहले प्रश्न में ही किया था। अब विरोधी और द्वंद्वात्मकता में फ़र्क है। अगर नकारात्मकता पूछा जाए तो उत्तर दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर होगा विरोधी पूछा गया, तो विरोधी या द्वंद्वात्मकता पूछेंगे तो हमारा सभी कुछ में परिवर्तित हो जाएगा और सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा, यानी आपका उत्तर होगा 1 और
3। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक परीक्षाओं में उससे संबंधित है वो मैंने आपको करा दिया। और कल हम लोग बात करेंगे कथन और निष्कर्ष भाग 2 की बात हम लोग कल करेंगे। तो वीडियो देखना आप ना भूलें, अंत तक देखें। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे।